नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसमें हम स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं। इस किताब से जिसका नाम है व्हाट आई लर्नड अबाउट इन्वेस्टिंग फ्रॉम डार्विन। बहुत अच्छा है कि हम इस किताब से सीख करके इन्वेस्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इसको नहीं सीखा होता तो हम लोग कुछ भी कर रहे होते, और उस कुछ भी करने से अगर थोड़ा भी फ़ायदा हो गया होता हम लोगों को तो हम और ख़तरे में जाते। जैसे कोई आदमी गाड़ी चलाए पहली बार और गाड़ी चल जाए, रास्ता खाली है, चल रहा है, खूब चल रहा है, 1-2 घंटे तक चला पा रहा है, मैदान में है। अब ये बहुत मुश्किल है कि कोई आदमी पहली बार गाड़ी चला रहा है और वो क्लच, गियर, एक्सीलेटर, ब्रेक सब कुछ एकदम सही तरीके से दबा ले, खोल छोड़ दे और चलाता रहे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप बहुत सिंपली, आजकल तो ऐप बन गए हैं जहाँ पर आप पैसे लगा दीजिए। बैंक में लोग हैं जो आपसे कहेंगे, अरे आपने बैंक में पैसा रखा है, म्यूचुअल फंड में लगा दीजिए, स्टॉक में लगा दीजिए, और आप जाएंगे लगा देंगे। बहुत आसान है लगाना, और इसलिए बहुत आसान है खोना भी। और अगर लगाने पे थोड़ा भी फ़ायदा हो गया तब तो भैया ऐसे समझिए जैसे कि आप एक छोटा सा नदी का छोटा सा किनारा है, गहरा नहीं है, उसमें आप तैर रहे हैं और तैरते तैरते गहरे में चले गए जहाँ पर भंवर है, बहुत स्ट्रॉन्ग करंट है, तो आप बह करके डूब सकते हैं। इसलिए मुझे खुशी है कि हम लोग इस किताब से पहले सीख रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के। काश ऐसी कोई किताब ज़मीनों के बारे में होती, अब कैसे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। मैंने तो बहुत बड़ा मिस्टेक्स किया। सबसे पहला जो मैंने मिस्टेक किया था ज़मीन का, वो 11 लाख रुपए का था, जो मैं ऑलमोस्ट 10 साल से 13 साल हो गए अब वो पड़े हुए हैं, फंसे हुए हैं। 11 लाख की ज़मीन ली, अभी तक 1 रुपया नहीं बढ़ी, कमी है। उसके बाद लखनऊ में 6 लाख की ज़मीन ली जो मेरे हाथ में नहीं आई, तो 11 + 6 17 लाख रुपए के बाद मैंने सीखा है कि कैसे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ज़मीनों में। और फिर भी अभी भी डरता हूँ, क्योंकि ज़मीनों में कोई किताब है नहीं, शायद खोजेंगे तो मिल भी जाए। तो कोई भी चीज़ सीखनी है, चलो लगाओ 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, और गलत हो जाए तो सीखो और सही हो जाए तो तुम्हारा दिमाग ख़राब कि देखा मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ। बल्कि यही तो मॉर्गन मॉडल कहता है कि अगर एक बार ट्रेडिंग में प्रॉफिट हो गया तो ऐसा जैसे जो सर्जन है जिसने पढ़ाई नहीं करी, एक उसका सर्जरी सही हो गया, अब वो घूम रहा है बिना पढ़ाई के सर्जरी करने। कल ही मैंने देखा, डॉक्टर सुनील हमारे सर्जन थे, हमारे घर पे आए थे। मैंने अल्ट्रासाउंड करके उनको दिखाया कि लीवर में कहाँ पर फोड़ा है। उन्होंने खट काटा मरीज़ को, फोड़े में एक ट्यूब डाल दिया, ड्रेन करने लगा। उसको देख करके अगर मैं एक जनरल आदमी हूँ, सोचूंगा अरे यार ये तो बड़ा आसान है, एक सुन्न करने वाली दवाई है, लगा दो और वहीं से फोड़े में पहुँच जाओ, बस देख लो और सीख जाओ। मुश्किलें, कॉम्प्लिकेशंस, मिस्टेक्स कोई बताएगा ही नहीं। मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने कल पढ़ा था ROCE पढ़ रहे थे, और मुझे खुशी है कि वैभव अब किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले उसका ROCE देखते हैं। ROCE क्या होता है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। और ये देखते हैं कि 30% है कि 20% है। आज ये बता रहे थे देवांश को, अपने छोटे भाई को, कि इस कंपनी का ROCE तो खाली 9 है। तो देवांश ने बड़ी कॉन्फिडेंटली बोला, अरे भैया कम से कम स्टेबल तो है। इतना ख़तरनाक है ये स्टेटमेंट, ऐसा लगता है जैसे कि देवांश को ROCE के बारे में काफ़ी कुछ पता है। कंपनीज़ के बारे में तो 20 साल से जानते हैं, इतने कॉन्फिडेंटली बोल रहे थे वो। मेरा मन कर रहा था उस समय उसको बोलूं रोक कर कि ROCE होता क्या है जो स्टेबल है, लेकिन मैंने नहीं बोला। खुशी का माहौल है, रक्षाबंधन का दिन है। देखिए, ROCE को समझने से मतलब समझने के लिए फिर से रिवाइज़ कराता हूँ मैं आपको। आजकल मैं एक प्लॉट देख रहा हूँ, वो प्लॉट मेरी औकात के बाहर है। छोटा सा प्लॉट है, जितना बड़ा अपना सेंटर है उतना ही बड़ा होगा।
उसका साइज़ है 2000 स्क्वायर फीट और उस प्लॉट की कीमत है 90 लाख रुपए। 90 लाख। साइज़ कितना है? 2000 स्क्वायर फीट। रेट 90 लाख। उससे जस्ट सटा हुआ एक और प्लॉट है, उसका भी साइज़ 2000 है। लेकिन उस आदमी से जब हम लोग सुन रहे थे, मतलब हमने पूछा फ़ोन करके, मैंने नहीं, किसी और ने पूछा फ़ोन करके, यार बेचोगे तो दे दो। तो आदमी कहता है 1 करोड़ 10 लाख से 1 रुपए कम नहीं लूँगा। कितना? 1 करोड़ 10 लाख से। साइज़ सेम है। डिफरेंस है कि जो महंगी वाली प्लॉट है उसमें फ्रंटेज 40 फीट है मेन रोड पे, और इसमें केवल 23 फीट है, 23 फीट। तो बहुत पतला है ये, और बाकी 3 साइड से दोनों बंद हैं, तो खिड़की नहीं होगी, वेंटिलेशन नहीं होगा। तो खिड़की और वेंटिलेशन के लिए 20 लाख रुपए और खर्च करना पड़ेगा अगर हम उस प्लॉट को लेते हैं। कितना? 20 लाख। तो मैं पापा से पूछ रहा था कि हमें 20 लाख एक्स्ट्रा खर्च करना चाहिए, हमारे पास ऑलरेडी इतना पैसा तो है नहीं। मेरे पास नहीं है, पापा के पास अपना जो रिटायरमेंट का फंड है वो सब इकट्ठा है। तो बोले थे हाँ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, खुला खुला रहेगा। अब उनके पास पैसा है तो वो ले सकते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं नहीं ले सकता। लेकिन अगर मैं अपने पिताजी से पैसा लेकर के ले लूँ, तो एक बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए मैंने, अगर खाली ज़मीन में पैसा लग रहा है, 1 करोड़ 10 लाख रुपए वहाँ खर्च किया, ठीक। और अगर मैं खुद चालू करता तो कितना खर्च करता? 90 लाख। अब मान लीजिए 90 लाख लगा के मैंने कमाया, क्योंकि सेंटर खोलना है, मान लीजिए मैंने कमाया 1 साल में 9 लाख रुपए। कितना कमाया? 9 लाख। तो मेरा ROC कितना हो गया? 9%। नहीं, 9% नहीं हुआ, 9 लाख अपॉन 90 लाख। 0.9। ओके 90 लाख लगा है। सोच लो, 0.9.1। अच्छा, 0.1%। इसको अकाउंट डिपार्टमेंट मत देना, तुम भी अकाउंट मत लेना कभी भी। 9 लाख। हाँ बिल्कुल मत लेना बेटा, कभी मत लेना। तुम अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम ही मत करना मेरे। मैंने पहले कैलकुलेट किया परसेंटेज, उसके बाद 9 लाख बोला। अच्छा हाँ बेटा, ये आपको गाड़ी चलाते समय कंफ्यूज मत होइएगा कि डिवाइडर है कि रोड है। तो चढ़ जाएगी ना। ऑपरेशन करते समय मत कंफ्यूज होइएगा राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है। अगर 9,000 रुपये होता तब 0.1% होता ना। 9,000 रुपये होता तब 0.1% होता। 90,000 होता तो 1% होता। 9 लाख है तो 10%। अच्छा, वही 9 लाख, क्योंकि सेंटर तो वहीं बगल में खुलेगा, 9 लाख आपने कमाया 1 करोड़ 10 लाख दे करके, तो कितना हुआ ROC? दूसरा वाला प्लॉट था जो महंगा मिल रहा है 20 लाख, 1 करोड़ 10 लाख का प्लॉट है, और उसमें भी आपने पैसा लगाया और आपने पैसे कमाए 9 लाख। तो कितना % ROC हो गया आपका? वेरी गुड। 9 लाख ऊपर होगा ना कि नीचे होगा? ऊपर होगा। कितना होगा? 8.1%। तो किसका ज़्यादा हुआ ROC? पहले वाले का। लेकिन कौन रॉयल बिजनेस करेगा? किसका अच्छा सेंटर बनेगा? दूसरे वाले का। 1 करोड़ वाले का ना। 1 करोड़ वाले का। तो किसको आप बोलेंगे? समझदार आदमी। क्योंकि उसमें वेंटिलेशन है पहले से। उसका ज़्यादा खूबसूरत होगा, वेंटिलेशन ज़्यादा होगा, फ्रंटेज ज़्यादा मिलेगी उसको। अगर आप 90 लाख वाले में 20 लाख रुपये और भी तो लगाएंगे वेंटिलेशन। अभी मैंने और पैसे लगाने की बात नहीं की है। अभी टोटल पैसा हमने जो लगाया है वो उधर 90 लाख लगाया, यहाँ 1 करोड़ 10 लाख लगाया, और कमाया हमने 9 लाख।
अब देखिए, हम जब भी किसी बिज़नेस को करते हैं ना, दो टाइप के लोग करते हैं बिज़नेस। एक तो वो लोग जो मजबूर हैं, उनके पास कुछ कमाई धमाई नहीं है। जैसे हम लोग कल गए थे हॉस्पिटल परसों, उस डॉक्टर के यहाँ जिसके पास एक दुकान थी जिसमें कोई वेंटिलेशन नहीं था, एक तो लगा था कि बस एक कमरा था। उसी कमरे में वो बैठा भी हुआ था, उसी में दवाइयाँ भी थी, उसी में 3 बेड भी थे, और देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। एसी से पानी चू रहा है। पानी, एसी से पानी तो खैर एसी तो लगा रखा है, बड़ी बात है। ज़्यादातर जैसे श्रवण का जो भाई प्रैक्टिस करता होगा, उसके क्लिनिक में तो एसी भी नहीं होगा, पंखा हो तो बड़ी बात है। तो वहाँ पर कैपिटल कम है। जब पैसा ही कम है तो आप कारोसी अच्छा ही होगा, और उतना ही कमाई होगी जितना एक बड़े हाई फाई डॉक्टर्स के पेशेंट हॉस्पिटल से। तो दो तरीके से लोग बिजनेस कर सकते हैं, एक तो पैसे से और एक अकल से, ज़रूरत से, मजबूरी से। जैसे आजकल हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम लोगों को ऑन रोड बड़ा प्लॉट लेना हो, खेत लेना हो, 1 बीघा 2 बीघा, क्योंकि ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ इसका स्क्वायर फुट के हिसाब से रेट चल रहा है। 1 स्क्वायर फुट हमको 5,000 4,000 में ख़रीदने को मिल रहा है, और वहीं अगर आप बीघे में कोई खेत लेते हो तो आपको 1 स्क्वायर फुट 200 300 400 500 में मिलेगा, बहुत सस्ता हो जाएगा। लेकिन क्या आपने मान लीजिए 5 बीघा ज़मीन ले लिया, और मैं देख कर आया था एक ज़मीन मिल रही है इस समय ऑलमोस्ट 50 लाख रुपए की 1 बीघा, तो 5 बीघा कितने का हुआ? 50 लाख रुपए का 1 बीघा, तो 5 बीघा कितने का हुआ? 50 लाख का 1 बीघा, तो 5 लाख का कितना बीघा हुआ? 10 बीघा, 10 लाख का 10 बीघा 10 लाख का, 10 लाख 50 लाख का 1 बीघा, तो 5 बीघा 10 लाख का। सॉरी अब दिमाग लगाना पड़ेगा। 50 लाख का 1 बीघा है, तो 5 बीघा कितने का होगा? है कितने? 2 करोड़ 50 लाख। 2 करोड़ 50 लाख का। अब किसी के पास अगर है 2 करोड़ 50 लाख, वो लगा देगा। अच्छा, वो भी डॉक्टर, और जिसके पास पैसे नहीं है वो भी डॉक्टर। उसके पास 2 करोड़ 50 लाख है, उसने लगा दिया। इसके पास नहीं है, वो नहीं लगा रहा है। अब उसने दुकान खोली, दोनों ने क्लिनिक खोली। इसके पास तो कैपिटल था ही मुश्किल से 1-8 लाख रुपए कहीं से जुगाड़ उगाड़ करके अपना क्लिनिक खोला था। उसके पास था 2 करोड़ 50 लाख रुपए, और दोनों का धुआंधार बिजनेस चल रहा है। दोनों रोज़ का 1 लाख रुपए कमा रहे, रोज़ का। तो आरओसी किसका ज़्यादा होगा? पहले वाले का। पहले वाले का। क्यों? उसने कम अमाउंट लगाया है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैं चाहता हूँ आज का कॉन्सेप्ट आप समझिए। आज का जो कॉन्सेप्ट है, अ कंसिस्टेंटली हाई आरओसीई बिजनेस इज लाइकली टू बी रन बाय एन एक्सीलेंट मैनेजमेंट टीम। क्या है? अ कंसिस्टेंटली हाई आरओसीई बिजनेस इज लाइकली टू बी रन बाय एन एक्सीलेंट मैनेजमेंट टीम। जब भी कोई अच्छा बिजनेस चल रहा है, अच्छा बिजनेस, उसका मतलब है कि उसको, जिसमें प्रॉफिट आ रहा है, खूब पैसे कमा रहा है, उसको चलाने वाले लोग कैसे हैं? एक्सीलेंट मैनेजमेंट टीम, अच्छी टीम मेंबर्स हैं। तो खराब भी होते हैं क्या? कभी देखा है कोई खराब मैनेजमेंट टीम को? मैं अभी पीछे पढ़ा था इसके बारे में। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। टाटा, रिलायंस, बिरलास, तीनों में सबसे अच्छा मैनेजमेंट टीम किसका है? टाटा? रिलायंस नहीं? पक्का? बताया था क्या उन्होंने? हमने से पढ़ा था बेयर कंपनी, जब मेन उनका सीईओ चला गया था, उसके बाद फिर। और बिरला क्यों नहीं? बिरला क्यों नहीं? बिरलास भी तो हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं। अभी तो न्यूज़ आई है कि क्या न्यूज़ आई थी? कि कैसे ट्रीट कर रहे थे अपने नौकरों को खराब तरीके से ट्रीट कर रहे थे। यूएस के भाव से पेमेंट नहीं करते थे। रिलायंस भी हो सकता है कि एक तरीके से हमने इसमें पढ़ा था कि आपका वर्क कल्चर कैसा होता है, जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ का कल्चर कैसा है। मैं यूएस में काम कर रहा हूँ, $100 मिलना चाहिए मुझे, लेकिन दे रहे $100। तो ठीक है, इसका मतलब
कि दीदी ने कहा कि रिलायंस भी हो सकता है, टाटा भी हो सकता है, आपके हिसाब से बिरला नहीं हो सकता। कोई चीज़ सोची कि कोई कैसे हम इस चीज़ को डिसाइड करें कि ऐसे ही बोल दिया। उनका लीडर है, नहीं, एक और चीज़ है। लीडर से लीडर है उनका। पुलक जी ने कहा था, हम्म, पुलक जी ने कहा था हम लोग मैनेजमेंट नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि कैसा मैनेजमेंट है। अगर डिसाइड करना ही हो तो उसी को मां समझेंगे। व्हाट एक्सेलेंट मैनेजमेंट टीम अगेन, हमने पहले पढ़ा था इस चीज़ को, इससे पहले पढ़ा था। वो बोलते हैं कि अगर कोई अच्छा बिजनेस को सिलेक्ट करना है तो मैनेजमेंट टीम को देखना चाहिए। तो पुलक बैठ कहते हैं अब फिर से वही बात कर रहे हो, इफ वी कांट मेजर इट डायरेक्टली वाई एम आई स्नीकिंग इट इन डायरेक्टली। अरे भैया, जब किसी के मैनेजमेंट टीम को आप नाप नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते हो, तो दोबारा दोबारा क्यों उसके बारे में बात कर रहे हो? अब रतन टाटा अच्छे हैं कि मुकेश अंबानी अच्छे हैं, हम इसको नहीं नाप सकते बिजनेस में, तो हम लोग क्यों उसके बारे में बात करें? जस्ट बिकॉज वी कांट मेजर मैनेजमेंट क्वालिटी थ्रू इंटरव्यूज एंड डिस्कशंस डज नॉट मीन क्वालिटी मैनेजमेंट डू नॉट एग्जिस्ट। पुलक प्रसाद कह रहे हैं देखो भैया, हम लोग नाप नहीं सकते मैनेजमेंट टीम को कि उनकी अच्छाई कितनी है, नाप नहीं सकते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि होता नहीं। कुछ टीम्स अच्छी होती हैं, कुछ टीम्स खराब होती हैं। हमारे यहाँ ही कुछ एम्प्लॉयज़ अच्छे होते हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ आलसी होते हैं, सच है ना? ऑफ कोर्स दे डू। What we need is not some airy fairy impression of an investor made over a coffee or a Zoom call, but a quantitative measure। कह रहे हैं जब भी हमको किसी कंपनी का मैनेजमेंट टीम कैसा है इस चीज़ को जानना है तो बस हवाई बातें नहीं करनी है। चलो कॉफ़ी पे बात कर लिया उस आदमी से, टाटा के साथ बैठकर पिज़्ज़ा खा लिया, नाश्ता खा लिया, 1 घंटे 2 घंटे 4-5 दिन बात कर ली, अच्छा आदमी है यार। या किसी के साथ जूम कॉल हफ्ते भर कर लिया, ये बेकार आदमी है यार। ऐसा नहीं करना है। अ क्वांटिटेटिव मेजर, हमको नापना है उसको। वी डोंट वोट फॉर बेस्ट क्रिकेट बॉलर्स। हम लोग अगर क्रिकेट बॉलर के बारे में डिसाइड करते हैं कि कौन सा दुनिया का सबसे अच्छा बॉलर है, तो कैसे डिसाइड करते हैं? देखते हो कितने विकेट लिया उसने। ये तो आपके भैया डांस आता है, कौन सा डांस के प्रोग्राम्स आते हैं? DID। पब्लिक को बोलते हैं वोट करिए आप कि आपको सबसे अच्छा कौन लगा डांसर। दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए करते हैं और ख़ुद को भी बेवकूफ़ बनाते हैं। किसी की चीज़ को आप मेजर नहीं कर सकते थ्रू इंटरव्यूज़। द बेस्ट रनिंग बैक और द बेस्ट मैराथन बेस्ड ऑन देयर इंटरव्यूज़ और देयर एबिलिटी टू आर्टिकुलेट देयर एक्सीलेंस। अगर कोई मैराथन दौड़ रहा है, रेसर है, या कोई आदमी कोई स्पोर्ट्समैन, किसी भी स्पोर्ट्समैन को आप केवल उसके साथ बात करके, इंटरव्यू करके, यार ये बोलता कितना अच्छा है, इस चीज़ से आप डिसाइड नहीं कर सकते कि वो अच्छा टीम है मैनेजमेंट का। द बेस्ट बॉलिंग स्टैटिस्टिक्स एंड द बेस्ट फिनिश टाइम्स डिटरमाइन द बेस्ट बॉलर्स एंड द बेस्ट मैराथनर्स। जो लोग सबसे तेज़ दौड़ते हैं वो लोग मैराथनर बोले जाएंगे। जो लोग सबसे ज़्यादा विकेट लेते हैं उनको आप बोलेंगे अच्छे बॉलर। जो लोग सबसे ज़्यादा स्कोर लेते हैं क्रिकेट में उनको आप बोलेंगे बेस्ट बैट्समैन्स। Similarly, in my view, an excellent but not the only indicator of quality of management team is their historical track record on the quantity of ROC। कह रहे हैं इसी तरह से मेरे लिए आप देखिए कि इस साल का ROC कितना है, पिछले साल का कितना है, उसके पहले का कितना है। वही है बेस्ट मैनेजमेंट टीम। जिसका ज़्यादा ROC है वही बेस्ट मैनेजमेंट टीम है। क्योंकि मेरे मन में बार बार आ रहा है यार हम वो 90 लाख का ही प्लॉट ले लें, 1 करोड़ 10 लाख का ना लें। पापा सोच रहे नहीं यार, लेना है तो एक ही बार लेना है। मुझे ठीक ऐसा ही फीलिंग आ रही है जैसे हम लोग कपड़ा खरीदने जाते हैं, पापा कहते हैं यार अच्छा कपड़ा लो, भाई 1000 रुपये 1500 का कपड़ा ले लो, मीटर शर्ट बनेगा तो अच्छा लगेगा। मैं बोलता हूँ नहीं मेरा 500 का बजट है, 500 के ऊपर नहीं लूँगा मैं। क्यों? पैसे बचाने के लिए। जब आप पैसे कम लगाओगे और आप पैसा कमाओगे तो आपका ज़्यादा ROC रहेगा। तो जो लोग सोचते हैं कम से कम पैसा लगाने के लिए वही तो ज़्यादा ROC कमाएंगे। बट जिसके पास होता है ना वो ये सोचता नहीं है, वो सोचता है कि यार चलो एक ही बार तो कर रहे हैं। और इसीलिए पापा ने मुंबई में 2 फ्लैट लिए, एक ही बिल्डिंग में 2 फ्लैट लिए। मैंने 4 प्लॉट लिए एक ही जगह पर, लेकिन हम दोनों में डिफरेंस पता है क्या है? मुझे डाउट था कि मैं सही डिसीजन ले रहा हूँ, इसलिए पहले एक प्लॉट लिया। उसके 6 महीने बाद मेरे पास थोड़ा पैसा हो रहा है, दूसरा लिया, फिर तीसरा लिया, फिर चौथा लिया।
नहीं, ओपी श्रीवास्तव अंकल जी के साथ जो लिया था। आज उस प्लॉट को लिए हुए हो गए होंगे 7-8 साल। फिर भी मुझे लग रहा है कि वो सबसे सही डिसीजन नहीं था। क्यों लग रहा है ऐसा? कितने टाइम के बाद भी उससे कुछ रिटर्न तो आया नहीं, अगर रेट बढ़ा। मैं देख रहा हूँ कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की ज़्यादा डिमांड है और वो कम है मार्केट में। अगर आपको घर बनाना हो तो ज़मीनें ज़्यादा हैं, इसलिए उनका रेट बहुत स्लो बढ़ता है। खेती की ज़मीन का रेट और स्लो बढ़ता है। सबसे तेज़ बढ़ता है कमर्शियल जो ज़मीनें रोड के साइड में होती हैं, कमर्शियल होती हैं। इसलिए गवर्नमेंट भी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ का स्टैम्प पेपर ज़्यादा लेती है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस ज़्यादा लेती है, कितना? 30% ज़्यादा लेती है। पूरे मालकियत देखी जाती है। मान लीजिए 1 करोड़ का आपका है, उसका 30% स्टैम्प पेपर में जाएगा। 30 लाख। 30 लाख, आई थिंक 30 लाख नहीं लगेगा और कम लगेगा, मुझे एग्जैक्ट देखना पड़ेगा। नहीं, 20 भी नहीं लगेगा और कम लगेगा, 6-7 लाख है। ऐसे कुछ लगेगा। मैं बताऊंगा कितना लगेगा। बट अगर घरेलू प्लॉट ले रहे हैं, खेत ले रहे हैं, तो कम लगता है। तो एक अच्छा मैनेजमेंट टीम कौन रहेगा? टाटा, बिरला या मुकेश अंबानी? जिसका आरओसी ज़्यादा होता हाँ, अच्छा हुआ गरिमा ने नहीं बोला, नहीं तो बोलती टाटा की शक्ल अच्छी थी। है, देख लेता हूँ मैं। Sustaining high ROCE in any industry over any length of time is extraordinarily hard. कह रहे हैं किसी कंपनी को हाई ROCE मतलब समझते हैं? कम पैसा लगाकर ढेर सारा पैसा कमा पाना, और एक बार नहीं, हर साल। ये बहुत मुश्किल है। ये ऐसा ही है जैसे कि कैसे, बहुत मुश्किल काम बताओ जो मेहनत का काम हो और कोई कर रहा है सालों साल से। जैसे हमारे पिताजी ने 36 साल तक नौकरी की अपनी, उन्होंने इंजीनियरिंग की, एक गवर्नमेंट जॉब की 36 साल तक, और उसके पहले एक जॉब की ऑलमोस्ट 10 साल तक, 46 ईयर्स तक उन्होंने जॉब की। इस बीच में उन्होंने 3-4 बिजनेसेस भी करने की कोशिश की, ऑलमोस्ट सारे बिजनेसेस फेल हुए। उन्होंने स्टॉक में भी पैसे कमाने की कोशिश की, वो भी बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो कितने साल काम किया? 46। और हर साल मतलब कितना कमाया होगा? जो भी कमाया हो, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, हर साल कमाया। कितने साल तक? 46 ईयर्स तक। ये आसान है कि मुश्किल? हम लोग तो अपनी भाई पढ़ाई से पहले डिसाइड कर चुके हैं ये बेकार है, मेरा मन नहीं लगता। ये जो मैंने प्रोफेशनल पढ़ाई की है ना, ये अच्छी चीज़ नहीं है। कुछ अच्छा करेंगे। आप लोगों का ROC मुझे पता नहीं है कैसा होगा। अरे आज वो बच्ची आई थी राखी बांधने के लिए, मैं तो शॉक्ड हो गया। वो बच्ची हमारे यहाँ झाड़ू पोछा बर्तन करती थी, और अब उसने क्या पढ़ाई कर ली? BA B.Ed। गई थी इंटरव्यू देने के लिए जयपुरिया में, तो बोलती है कि उन्होंने पूछा कितनी सैलरी लोगे? मैंने कहा 15,000 के ऊपर लूँगी। उन्होंने कहा 16,000। और जब जॉब ज्वाइन कर लिया पता चला उसके लेवल पे सारे लड़कियों को 20,000 के ऊपर मिल रहा है, बट उसको 6 महीने में, साल भर में 20-25 हज़ार रुपये आराम से मिल जाएगा। और B.Ed में बोली थी बहुत प्रोजेक्ट बनाना था, बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता, लेकिन कंसिस्टेंटली अपने पूरे कोर्स को कंप्लीट करना होता है। 50,000 एक बार ज्वाइनिंग फ़ीस लगी, उसके बाद अगले साल 30,000 लगी, उसके बाद और लगा, शायद 3 साल का वो था B.Ed, बट कंप्लीट तो किया। और वो पहले झाड़ू पोछा लगाती थी, रमा की बेटी है, घर पे आती थी, काम करती थी, खाना बनाती थी। जब मैंने सुना उसके मुंह से B.Ed, तो मैं शॉक्ड हो गया। उसके लिए B.Ed की बड़ी वैल्यू है। शायद आप में से किसी ने किया होता, आप तीनों में से, तो बोलते B.Ed कर तो लिया है लेकिन नौकरी नहीं करना मुझे B.Ed का, कुछ क्रिएटिव करना है। और उस क्रिएटिव में ही 2-4 साल, 10 साल तो ऐसे निकल जाते। तो आपका 10 साल तक ROC क्या होता? ऑलमोस्ट ज़ीरो ही होता। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो किसी चीज़ को कंसिस्टेंटली कर पाना, ये हार्ड है। कह रहे हैं सस्टेनिंग हाई ROCE इन एनी इंडस्ट्री। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, आप चाहे 5,000 रुपये ही कमाओ महीने का, वो आपका ROCE है, पर्सनल ROCE है। आप अपने
बॉडी को और अपने टाइम को खर्च कर रहे हो, वो आपका कैपिटल है। आपने उसको लगाया और अपने इस महीने 5,000 कमाया, अगले महीने 5,000 कमाया, पूरे साल अगर हर महीने 5,000 कमाया तो साल में कितना इकट्ठा हो जाएगा? 60,000 रुपीज़। तो आपका ROC 60,000 रुपीज़ हो गया, मतलब आपका कमाई। और अगर इसी चीज़ को आप 10 साल कर लिए तो कितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा आपके पास? 6 लाख रुपए हो जाएंगे। माइक्रो इकोनॉमिक थियरी स्टेट्स दैट excess return should be driven to zero in competitive markets, which means that businesses need to run very hard simply to earn their cost of capital. माइक्रो इकोनॉमिक थियरी एक थियरी है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, वो कहती है द एक्सेस रिटर्न शुड बी ड्रिवन टू जीरो। ये एक्सेस रिटर्न क्या है? हाँ, एक्सेस रिटर्न मतलब प्रॉफिट जो है उसको बोलते हैं प्रॉफिट। शुड बी ड्रिवन टू जीरो इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। सबसे पहले मुझे बताओ ये कॉम्पिटिटिव मार्केट क्या है? कोई एग्जांपल दो आसपास में, कोई ऐसा मार्केट है जो बहुत कॉम्पिटिटिव है? अभी डायग्नोस्टिक सेंटर। वेरी गुड, डायग्नोस्टिक सेंटर बड़ा कॉम्पिटिटिव है। तो इस डायग्नोस्टिक सेंटर में क्या चीज़ मुश्किल है? एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाना मुश्किल है। फिर भी क्या होता है? कई सारी ऐसी कंपनी ऐसे डायग्नोस्टिक सेंटर होंगे जो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। नहीं, फिर भी लोग खोलते हैं। नहीं बेटा, दे डिफाई दिस लॉजिक। देखो चंदन में जब जॉब करता था ना, उस समय केवल 3 डायग्नोस्टिक सेंटर पूरे लखीमपुर में थे, केवल 3। चंदन, दूसरा सत्यम नहीं आया, सत्यम बाद में। आरोग्यम तो अभी है हमारे साथ खुला। संजय तोमर, चंदन एंड आशा डायग्नोस्टिक जो सर ख़त्म हो गए उनका, 3 लोग थे उस समय। बस 3 का कंपटीशन था। अब इस समय लखीमपुर में कम से कम नहीं तो 50 डायग्नोस्टिक सेंटर होंगे। तो ये हो गया कॉम्पिटिटिव मार्केट। चंदन कमाता था हर महीने डायग्नोस्टिक के बिजनेस से प्रॉफिट 20 लाख रुपए। उसका रोज़ का डे बुक होता था 1.5 से 2 लाख रुपए। किसी को कुछ कमीशन फमीशन देता ही नहीं था। 60 लाख रुपए आए, खर्चा होता था उसका महीने का 10 लाख 12 लाख 20 लाख, 10 लाख 12 लाख मैक्सिमम 20 लाख रुपए। 60 लाख में से अगर आप 20 लाख निकाल दो कितना बचा? 40 लाख रुपए महीना बचाता था चंदन। उस समय कंपटीशन कम था, अब कंपटीशन बढ़ गया। 4 करोड़ साल का उसी, इसलिए तो डॉक्टर अमर सिंह ने चंदन जैसे कम से कम हमारे डायग्नोस्टिक सेंटर यहाँ के ऐसे ही कम से कम 10 सेंटर्स खोले थे, हॉस्पिटल्स में नहीं खोला था। तो ये था कम कंपटीशन वाला मार्केट। अब है, अब तो हॉस्पिटल खुल चुका है, बहुत अच्छे से चल भी रहा है। अब वो हॉस्पिटल में भी उसी स्टेज में है जैसे चंदन जब यहाँ स्टेज में था। लखनऊ में प्राइवेट हॉस्पिटल में 3-4 ही बड़े हॉस्पिटल्स हैं, चंदन डायग्नोस्टिक, चंदन हेल्थ केयर, वेदांता, अपोलो, एक गिन चुने बस। पता नहीं, मैं लखनऊ की बात कर रहा हूँ। वैसे तो फोर्टिस है क्या हॉस्पिटल लखनऊ में? मेदांता ही शायद फोर्टिस है, बाकी तो गवर्नमेंट कॉलेज है। तो ये कह रहे हैं कि थ्योरी कहता है कि माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी कहता है ये जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है वहाँ पर आप बहुत रिटर्न नहीं ला पाओगे। देखो ये कह रहे हैं भैया जहाँ कंपटीशन है वहाँ पर प्रॉफिट खत्म हो जाएगा। मैं ले रहा हूँ 1000 रुपये का अल्ट्रासाउंड, मुझे उसमें से बच रहा है 500 रुपये। बगल वाला बोलेगा सर मैं तो 900 का ही करूँगा, तो उसको बचेगा कितना? मेरे को तो 500 बच रहे थे, उसने 1000 में से 900 कर दिया, कितना बचा? पहले आपका रेट कितना था? मेरा 1000 का था जिसमें से 500 बचते थे। बगल वाले ने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैं कम करता हूँ, मैं 900 का ही कर दूंगा। तो कितना बचा अब? 400। मैं कहूँगा अच्छा तो मेरा पेशेंट छीन के जाएगा, मैं 800 का करूँगा, कितना बचा? 300। ऐसे करते करते जितना कंपटीशन बढ़ेगा उतना ही आपका जो मार्जिन है, प्रॉफिट है, वो कहाँ तक पहुँच जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन इसी में कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो इस लॉजिक को बीट कर देती हैं, जैसे एशियन पेंट जैसी होगी। कंपटीशन खूब है लेकिन ये लोग फिर भी कमा रहे हैं प्रॉफिट। वो उनकी, मैंने कहा ना 90 लाख और 1 करोड़ 10 लाख। ये कहेंगे, मान लो मैं कहता हूँ यार जब तक 1 करोड़ रुपए नहीं है तब तक डायग्नोस्टिक सेंटर नहीं खुल सकता, वो बोलेगा यार मैं 5 लाख में खोल दूंगा। अब वेदांता को जाओ, देखो छोटा सा कमरा है एकदम 1000-1500 स्क्वायर फीट का,
उसी में सेंटर खोल दिया उसने। उसके बगल में रिलायंस करके एक वो डायग्नोस्टिक सेंटर है, अल्ट्रासाउंड करते हैं डॉक्टर साहब, उनका पूरा का पूरा कमरा जहाँ पर काम करते हैं इस कमरे का 1/4 है, और उतने अल्ट्रासाउंड करते हैं जितना हम करते हैं, तो उनका ROC ज़्यादा होगा हमसे। तो जो हमने कैपिटल एम्प्लॉयड उनका कम है इसलिए ज़्यादा रिटर्न ROC ज़्यादा हो गया। Median historical ROCE of our portfolio of 30 businesses, most of which are more than 35 or 40 years old, is about 42%. पुलक प्रसाद कहते हैं हमारी 30 कंपनीज़ में हमने पैसा लगाया है, और उन सब में ये सारी की सारी कंपनीज़ 35 से 40 साल पुरानी कंपनीज़ हैं, और इनका ROCE कितना है एवरेज 42%। और हम ये भाई साहब जब बात कर रहे थे देवान से, तो एक कंपनी का ROCE ये बता रहे थे कि कौन सी कंपनी थी, नाटको नहीं हडको, उसका 9%। और देवांश क्या बोल रहे हैं, स्टेबल है भैया, ले सकते हैं। देखो ठीक है, स्टेबल तो है, अच्छी बात है, लेकिन फ़िलहाल तो एक सिंपल सी बात है यार, ये ग्लास है और मान लो ये भी ग्लास है, तो किस में पानी ज़्यादा इकट्ठा होगा? नहीं यार, ये बड़ा है, देखो साइज़ में, थोड़ा बहुत तो इसमें भी हो जाएगा, लेकिन ज़मीन पे चिपका रहेगा। देखो इसमें जाली में भी चिपका रहेगा। ये होता है जब आप ज़बरदस्ती का दिमाग लगाते हो जहाँ पर नहीं लगाना चाहिए। अरे 9% 40% से तो कम ही है। अब वो स्टेबल है चाहे नहीं है, उस दिमाग मत लगाओ अभी। और बल्कि मैंने शेयर प्राइस देखा 3 महीने में 1 या 2 रुपये बढ़ा है। क्या पता इसलिए हो। कह रहे हैं आई एम एन इन्वेस्टर इन दीज बिजनेसेस बट आई डू थिंक द मैनेजमेंट टीम ऑफ दिस बिजनेसेस आर एक्सेलेंट। ऑथर कह रहे भाई हम बहुत बड़ा पैसा लगाते हैं इन कंपनीज़ में, 30-40 कंपनीज़ में हमारा इतना पैसा होता है कि हम उनके मैनेजमेंट के टीम होते हैं। आई एम ऑब्वियसली बायस्ड सिंस आई एम द इन्वेस्टर इन दिस बिजनेसेस। अगर मैंने किसी बिजनेस में पैसा लगाया है तो मैं कहूँगा यार बिजनेस अच्छा ही है कि नहीं। अपने बेटे को तो सब आदमी अच्छा कहेगा, बट दे आर एक्सेलेंट। उनके मैनेजमेंट टीम भी अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है। आर दे एग्जाम्पलरी और आई एम जस्ट कॉलिंग देम फर्स्ट रेट बिकॉज दे हैपन टू हैव हाई ROCE। वो सचमुच में अच्छे हैं या मैं उनको इसलिए अच्छा बोल रहा हूँ क्योंकि इनका ROCE ज़्यादा है? आई डोंट नो, डज इट मैटर? मुझे नहीं पता कि वो सचमुच में अच्छे लोग हैं जो बिज़नेस को अच्छा चलाते हैं या उनका ROCE अच्छा है, मुझे नहीं पता। बस मुझे ये पता है कि उनका ROCE ज़्यादा अच्छा है, और इसीलिए जहाँ ROCE ज़्यादा अच्छा होगा वहाँ पर समझदार आदमी ही बिज़नेस चला पाएगा। समझदार आदमी सोचेगा यार मैं उस पैसे को कम और कहाँ बचा लूँ, उस पैसे को बचाकर कहीं और लगा लूँ, कैसे लगा लूँ। कुछ लोग हैं जो बोलेंगे नहीं नहीं एडिटिंग यूट्यूब के काम के लिए मुझे जब तक एप्पल का M10 चिप नहीं आ जाएगा, जो 50-55 लाख रुपए का लैपटॉप आता है, 3 लाख का, तब तक कैसे काम करेंगे, कैसे चैनल बनेगा। इसका मतलब आप अच्छे मैनेजमेंट टीम नहीं हैं। वी शुड एक्सपेक्ट द फॉलोइंग फ्रॉम अ क्वालिटी मैनेजमेंट टीम। कुछ चीज़ें हैं, अभी हम लोग की कंपनी छोटी है, बहुत छोटी कंपनी भी नहीं है, बट जब कभी बड़ी होगी, अभी भी जो लोग हैं उनके साथ कुछ चीज़ें आपको उम्मीद करके चलनी पड़ेगी। मैं गया था अभी एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन के पास, शायद लखीमपुर के वन ऑफ द बिगेस्ट पॉलिटिशियन से मिला। उनकी वाइफ बोलती हैं आपके सेंटर के सामने से मैं गुजर रही थी तो मेरा ड्राइवर बोल रहा था मैडम रिम्पी स्कैन की रिपोर्ट बहुत अच्छी होती है। बोलते हम तो अपने सारे टेस्ट वहाँ कराते थे चंदन वगैरह में, लेकिन अब हम यहीं से कराएंगे। हम लोग उनसे मिलने गए थे। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपके बिजनेस में अच्छी मैनेजमेंट टीम करेगी। दे डिलीवर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू देयर कस्टमर्स दैट आर सुपीरियर टू दोज ऑफ देयर कॉम्पिटिटर्स। सबसे पहला काम क्या करेगी अच्छी कंपनी? वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऐसा देगी जो उनके कंपटीशन से बेटर है। सबसे पहला काम तो ये करेगी, समझे? वो ऐसा सामान देगी या ऐसे सर्विस देगी जो बाकियों से अच्छा होगा। दूसरा, एलोकेट कैपिटल प्रूडेंटली, कि वो जो पैसा लगाएगी कैपिटल को बहुत ही प्रूडेंटली लगाएगी। प्रूडेंटली क्या होता है? मतलब कि बुद्धिमानी से। कितने का लाई थी राखी आज? 10 बस एक ही लाई, सारे 10 रुपए के। 10 रुपए की कितने लाई थी? 1 2 3 4 राखी ली। तो 40 रुपए की लाई, उससे सस्ती थी मार्केट में। वो 40 रुपए की रखी थी, मुस्कान की दुकान से लिए तो 10-10 रुपए की मिली है। अच्छा,
₹40 का लाई। मैंने सुना था सोने की राखी मिल रही थी मार्केट में, चांदी की मिल रही थी, खैर नहीं ला सकी। क्या फायदा, काट के फेंक देते बाद में। खैर फिर भी कमा तो लिया ही। कितने पैसे कमाए? 40 रुपये। 40 तो खर्च किए, कमाए कितने? 1500। 1500। ये मेरे से ज़्यादा इनको पता है। एलोकेट कैपिटल प्रूडेंटली, अपने पैसे को ठीक से लगाना। जो समझदार कंपनीज होती हैं वो अपना पैसा ऐसे कहीं नहीं खर्च कर देती। मतलब मेरा आरसी है। 40 रुपये लगा करके तुमने 1500 रुपये कमाया है, लेकिन तुम्हारा साल में एक ही बार वो टाइम आएगा, इसलिए क्या फ़ायदा उसको गिन करके। तो अच्छी कंपनीज होती हैं, दे एलोकेट कैपिटल्स प्रूडेंटली, वो अपना पैसे को सही तरीके से लगाती हैं। तीसरा, अट्रैक्ट एंड रिटेन क्वालिटी एम्प्लॉयज़। अच्छे एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट करती हैं, उनको लगता है कि यार ये हमारे साथ काम करें, प्लस उनको रिटेन भी करती हैं, उनको ऐसा सैलरी देती हैं, ऐसा माहौल देती हैं कि वो लोग काम करना चाहते हैं। मैनेज देयर कॉस्ट स्ट्रक्चर, वो अपने खर्चे को, कॉस्ट स्ट्रक्चर को, मान लो मैंने एक अल्ट्रासाउंड किया जो कि जिसके लिए चार्ज किया 1000 रुपये, उसमें मेरा खर्चा आ रहा है 300 रुपये, और उसमें हम लोग लिफाफा देते हैं ना, फाइल देते हैं। फाइल कितने का आता है मालूम है? कौन सी वाली? जो रिम्पी स्कैन की फ़ाइल हम बना के देते हैं किसी को, पक्का? नहीं, 5 रुपए का तो लिफाफा आता है, उसमें हम छपवाते भी हैं। मालूम करिएगा थोड़ा सा। मान लो 15 रुपये का लिफाफा आता हो, वो फाइल आती हो, और कोई आदमी कहता है कि उसमें मैं 1 रुपये कम कर दूंगा आपके लिए, 14 रुपये की, तो आप करेंगे उससे? लेकिन कभी किया तो है नहीं, पूछा नहीं किसी से आपने फाइल कितने की है, क्यों नहीं की है? टाइम ही नहीं है ना। यही करते हैं अच्छी कंपनी, दे मैनेज देयर कॉस्ट स्ट्रक्चर। जब भी कोई खर्च करना होता है तो 10 बार देखते हैं कि यहाँ कहाँ खर्चा कम हो सकता है, कहाँ कम से कम पैसे में काम हो सकता है। विच इज़ कॉमेंसुरेट विद देयर साइज एंड रेवेन्यू। ये क्या है? कॉमेंसुरेट क्या है? कॉमेंसुरेट विद देयर साइज एंड रेवेन्यू, मतलब एक बड़ी कंपनी को ज़्यादा कॉस्ट लगेगा, एक छोटी कंपनी को कम कॉस्ट लगेगा खर्चा, तो उसी हिसाब से वो लोग अनुरूप, मतलब उसी हिसाब से अपनी साइज़ के और अपने रेवेन्यू के हिसाब से ये लोग अपना कॉस्ट स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखती हैं। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज़ के, मान लो यूएस में काम कर रहे हैं लोग और वहाँ पर सैलरी डॉलर्स में देना पड़ रहा है, पता चला इंडिया में अगर खोल लिया सैलरी कम होगी, तो अपने पूरा का पूरा, देखिए टेस्ला जैसी कंपनीज बोलती हैं हम इंडिया से अपना माल बनवाएंगे, चाइना से माल बनवाएंगे, पूरा एप्पल का सब माल चाइना से बन के जाता है, वो कॉस्ट स्ट्रक्चर को कम करने के लिए। 2-3 चीज़ें और अच्छा काम करती हैं वो, दे मेंटेन क्वालिटी बैलेंस शीट, वो अपना हिसाब किताब बहुत अच्छे से रखती हैं। एंड कंटिन्यूसली इनोवेट बाय टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क्स, और वो समय समय पर, ऐसा नहीं कि बस दुकान खोल लिया चल रहा है दुकान, वो कुछ टाइम के बाद उसको चेंज करती है मार्केट के हिसाब से। जैसे अमेज़ॉन जब बहुत बहुत बढ़ गया तो वॉलमार्ट ने 2-3-4 बार, ये तो मुझे पता है, ऑनलाइन कंपनीज़ को खुद भी ऑनलाइन बनने की कोशिश की, ऑनलाइन कंपनीज़ को ख़रीदा भी वॉलमार्ट ने। बताइए कौन सी कंपनी को ख़रीदा वॉलमार्ट ने इंडिया में, जिससे कि वो ऑनलाइन कंपनी हो गई, किसी को सामान बेचना है तो? फ्लिपकार्ट। कितने का लिया? $16 बिलियन का। अब अमेज़ॉन का रेट आप लेंगे, शेयर लेंगे कि नहीं लेंगे? उसका वॉलमार्ट का लेंगे कि अमेज़ॉन का लेंगे? मैं देखूंगा आरओसी कितना है। भाई मर्जर कर रही है। फ्लिपकार्ट का फीडबैक बहुत बेकार आ रहा है। फ्लिपकार्ट का फीडबैक बेकार आ रहा है। फ्लिपकार्ट से मैं किताब मंगाता हूँ, उसका फीडबैक बहुत बेकार आ रहा है। किसने? मुस्कान ने बताया था? नहीं, फिर किसने दिया फीडबैक आपको? ये देखिए उसमें ऐप में। नहीं, मैं यूज़ कर रहा हूँ फ्लिपकार्ट, मैंने 10-15 किताब मंगाई, मेरा भी कुछ बैड फीडबैक नहीं। देखो मैं खाली ये कह रहा हूँ कि कंपनीज़ के बारे में जानते रहो, सोचते रहो। ये जो अच्छी कंपनीज़ होती हैं, जिसके अच्छे टीम होते हैं, वो लोग समय समय पर इनोवेट करते हैं, पैसा लगाते हैं। ऑल दिस शुड एंड डज कोरिलेट विथ हाई आरओसी। ये सारा काम करती हैं अच्छी अच्छी कंपनीज़, लेकिन ये सब हाई आरओसीई के साथ, मतलब उनका कैपिटल एम्प्लॉयड में कमाई ज़्यादा होती है। ये नहीं करती यार पैसा आ गया लगा दो, अगले साल देखेंगे घाटा हो गया तो हो गया। वो आरओसी को हमेशा देखती रहती है। ठीक ऐसे देती है करती हैं आरओसी से। जैसे आप गाड़ी चलाते समय पेट्रोल देखते हो, स्पीड देखते हो, ऐसे एक अच्छी कंपनी, अच्छे मैनेजमेंट टीम क्या देखती है? हाई आरओसी। उसको हाई आरओसी चाहिए। इसलिए देवांश को बताना है ये चीज़ कि बेटा ठीक है,
स्टेबल है और तुम्हें पता भी है, बट फिर से अपने पूरे दिमाग को एक साइड रख करके नए तरीके से समझो कि पुलक प्रसाद $5 बिलियन का कैपिटल संभाल रहे हैं और ऐसी कंपनीज को सेलेक्ट किया है जो हमारे और आपके पापा लोगों ने नहीं किया। इसका मतलब उस आदमी ने कुछ समझा है, कुछ बेसिक समझा है। जैसे मेरा बेसिक ये था कि भाई मेरा एक सिंपल बेसिक था, अगर मुझे अमीर बनना है तो एक सिंपल बेसिक मैंने खोजा था और 10 साल तक वही किया। पता है क्या? रोज़ कितनी कमाई आ रही है उससे खर्चा कम होना चाहिए। अच्छा, अगर आज मैंने 500 रुपये कमाया तो आज मुझे 500 से कम खर्च करना है। अच्छा, अगर मैंने आज 1000 रुपये कमाया तो मेरी 1000 रुपये की आज की कमाई 1000 से कम खर्च होना चाहिए। इसलिए अगर कोई मुझसे बोलता था फ्लैट खरीद लो या कार ले लो, तो मैं पूछता था अपने आप से कि उस फ्लैट में कितनी कमाई होगी, कितना खर्चा होगा। क्या आज मैंने इतना कमा लिया है कि मैं उस फ्लैट को या उसके EMI को दूंगा? मान लो कार आ गया EMI का, मतलब 20 लाख की कार है और उसकी EMI जाएगी मुझे हर महीने 50,000 रुपये मान लो, और मेरी सैलरी है केवल 30,000 रुपये, तो माइनस। और जो लोग करते हैं बहुत से ऐसा, लोन ले लेते हैं, देते रहते हैं, EMI कटती रहती है, टेंशन आती रहती है। मान लो आपकी सैलरी भी 60,000 है, तो 10,000 में आप उस बड़े शहर में जा रहे हैं, वहाँ संभाल पाओगे 10,000 में? तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट में अगर आपको एक अच्छी कंपनी सेलेक्ट करनी है तो क्या देखना होगा? हाई ROC। क्योंकि ये लाइन बोल दीजिए, क्योंकि ये जो ROC है ये इन सब से कोरिलेट करता है। क्योंकि जो ROCE है उसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। अगर हाई ROCE लिया तो उसी में हमने आज जो पढ़ा, चाहे आपको शक्ल कितनी भी खराब लगती है उसके मैनेजमेंट टीम की, लेकिन अगर ROCE अच्छा है तो भैया जाओ और उसके कंपनी के शेयर खरीद लो। एशियन पेंट्स के जितने भी फाउंडर हैं सब मोटे मोटे हैं, बाल किसी के नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा हाई ROCE। तो आप लोग भी सब मोटे मोटे हो जाना, तुम हाई ROCE कर दो मेरा। नहीं तुम नहीं, तुम तो उसका करोगी, असद का। तुम लोग कर देना मेरा भाई। असद ना, वो दूसरी ला मार्टिना इंटरनेशनल हाई स्कूल एंड इंटरनेशनल स्कूल। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।